हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी, कक्षा 7 की एनसीईआरटी देखेंगे, वो भी ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हमारा 6वां चैप्टर है। हम पहले 6 की कंप्लीट किया, 6 की कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद मैराथन डालेंगे, क्योंकि 6 का पूरा मैराथन डालेंगे तो पूरा क्वेश्चन करेंगे और फैक्ट देखेंगे। ऐसे क्लास 6 की हिस्ट्री भी मैंने कंप्लीट करा दी है और अब हम फैक्ट देखेंगे और उसका मतलब मैराथन पूरा हिस्ट्री, ऐसे एक एक चैप्टर वाइज करने के बाद लास्ट में हम मैराथन पूरा क्वेश्चन करेंगे और फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो ये पहले तो आप क्लासेस कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा घंटे की भी नहीं रहती, आधे घंटे से कम रहती हैं, लेकिन पूरी मैं लाइन टू लाइन कराती हूँ, क्योंकि आपको पता है सीटेट में लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट भी ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा ये 6वां चैप्टर है, इसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रेणुका नाम की कोई लड़की बहुत उत्साहित थी, यानी बहुत खुश थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। मतलब उसके चाचा हैं कोई श्रीकांत, वो मतलब बाहर ही रहते हैं, वो 4 महीने बाद घर थे। वो एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे, मतलब कि वो वन्यजीव फोटोग्राफर थे और बहुत जगह यात्रा करते थे, और वो मतलब हर जगह यात्रा वगैरह करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव वनों में थी। उसके चाचा ने प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, मतलब कि जब वो छोटी थी तभी से उसको वन्य जीव और वनों मतलब प्राकृतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि थी, और उसके चाचा जो थे वैसी जो पुस्तक होती हैं उसको दिए थे पढ़ने के लिए। दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीर उसे हमेशा मतलब आकर्षित करती थी। मतलब कि वहाँ की जो बुक्स में देखती थी सारे कुछ, मतलब कि भूस्थल और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वेशभूषा सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी। अब हम अपना चैप्टर देखते हैं, अमेजन बेसिन में जीवन। यहाँ से शुरू करते हैं, अमेजन बेसिन में जीवन। हम अपना अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले मानचित्र 6.2 देखिए। हमारा है मानचित्र 6.2, आप देख सकते हैं ये हमारा अमेजन बेसिन है। ये निग्रो नदी है, ये अमेजन नदी है, ये मेड्रिया नदी है और ये फिर अमेजन नदी है। तो अब हम शुरू करते हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। याद रहे कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है वो हमारा उष्णकटिबंधीय प्रदेश स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। मान लीजिए हमारी इक्वेटर लाइन हो गया, इसके 10 डिग्री ऊपर में हमारा नॉर्थ होगा, इसके 10 डिग्री तक मान लीजिए हमारा 10 डिग्री हो गया, तो ये हमारा 10 डिग्री ऊपर हो गया, 10 डिग्री ये नीचे हो गया साउथ की तरफ। तो ये हमारा भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी जो है इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम से में पर्वत से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। हमें ये देखना है कि कैसे ये पश्चिम से निकलकर अंध महासागर में पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी या अन्य किसी जल राशि मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मतलब जैसे ये स्थान हो गया, यहाँ पर कोई नदी या फिर जल राशि में मिलती है तो उसको नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। मतलब अभी देखा हमने, ये निग्रो नदी है, अमेजन मतलब बेसिन का जो निर्माण कर रही है, मेड्रिया नदी है, अमेजन नदी, ये सारे मिलके अमेजन बेसिन का निर्माण कर रही हैं। और यह नदी ब्राज़ील के भागों, ये जो नदी है ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भाग, वोल्बिया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुला के छोटे भाग से प्रवाहित होती है, मतलब कि बहती हैं। जैसे वेनेजुला से बहती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के छोटे भाग से ये होके बहती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों का नाम बता सकते हैं जिसने जो भूमध्य रेखा से गुजरती है? भूमध्य रेखा से कौन कौन से गुजरती है आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा वेनेजुला, गुआना हो गया, सूरीनामा, कोलंबिया हो गया। सहायक नदियाँ वो होती, सहायक नदियाँ तो आपको पता हो गया, मतलब कि सहायक नदियाँ वो होती है, छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये याद रखिएगा, अमेजन बेसिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको देख लेते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, मतलब सिर पे अपने सुरक्षा कवच, जिसको हेड गियर कहा जाता है, एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। मतलब जो आदिवासी थे स्थान के, वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा, मतलब इस प्रकार इसका अमेजन नाम पड़ा।
अब जलवायु देखते हैं हम लोग, जलवायु क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। मतलब अमेजन जो नदी है, मतलब बेसिन, वो भूमध्य रेखा के आसपास फैला, हमने पहले ही देख लिया। वो पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। मतलब पूरे वर्ष यहाँ पे गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। मतलब कि समान रूप से गर्म भी रहता है, ठंडा भी रहता है, इस तरह से। तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। मतलब कि प्रतिदिन डेली यहाँ पे वर्षा होती है। और यह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, मतलब कि कोई चेतावनी नहीं देना रहता। जैसे अब हमारे यहाँ होता है तो बादल वगैरह आते हैं, जब उनकी आवाज़ वगैरह आती है, हमें लगता है ऐसा आज बादल है तो बारिश होगी, देख के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। मतलब दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, लेकिन रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जो रहती है वो वैसी ही बनी रहती है। ये अमेजन वन है, आप देख लीजिए। वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर संघनन वन उग जाते हैं। मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे जो वन होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास में पेड़ पौधे इतना ज़्यादा होते हैं, इस वजह से होती हैं। वन इतने संघनन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। मतलब इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं, घना होता है जो पत्तियाँ और शाखा होते हैं, ऐसा लगता है कि इससे छत बन गई है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता और सूर्य का जो प्रकाश है मतलब ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि जो है, यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ की जो भूमि है प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया बढ़ने की क्षमता हो। मतलब कि वही पेड़ पौधे यहाँ पे उग सकते हैं जिसमें छाया बढ़ने की क्षमता हो, पर मतलब कि छाया को सह सके। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमियल लायड पैदा होती है। मतलब परजीवी पौधे के रूप में कौन सी, याद रखिएगा इसका नाम क्या है, आर्किड और ब्रोमी लायड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। मतलब वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, ये सब याद रखिएगा आप लोग। टूकन ये है, देखिए, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़े चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले, मतलब जो भारत में पाए जाते हैं समान पक्षियों से भिन्न होते हैं। मतलब ये सब जो टूकन हो गए, फिर गुंजन पक्षी हो गए, रंगीन पक्षती, ये सब जो मतलब बड़े चोंच वाले होते हैं, बहुत सारे प्रकार के जो भारत में पाए जाते हैं उनसे वो अलग होते हैं, या मतलब और यहाँ पे पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर होते हैं और स्लॉथ आप लोग देखेंगे ईवीएस पे स्लॉथ का पूछता है। स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ जो होता है ना वो सोता रहता है हमेशा और वो भालू के जैसे होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भालू के जैसा है, लेकिन वो भालू नहीं है, तो कौन है? स्लॉथ है। और पेड़ों पे उल्टा लटक के सोता रहता है हमेशा, और अपनी पूरी जीवन सिर्फ 8 या 7, कंफर्म नहीं, 8 या 7 पेड़ों पे गुजार देता है। एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। मतलब टैपिर जो होता है वो भी पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। सांप एवं सरीसृप की जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। मगरमच्छ जैसे हो गया, सांप हो गया, अजगर तथा एनाकोंडा तथा बोआ, कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं, मतलब जो सांपों की होती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मतलब इसके अतिरिक्त जो है हजारों कीड़े मकोड़े भी जो होते हैं इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरानिया, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। देखो, मांस खाने वाली पिरानिया, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी इसी नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। मतलब अगर हम इस प्रकार जो थे जीवों की विविधता की दृष्टि से हम देखें तो यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। मतलब कि ठीक है, जो यहाँ पे जो सर्वाइव कर ले रहा है वही पक्षी है। अभी हम ये देखते हैं ब्रोमीलायड क्या है। ये एक विशेष प्रकार का पौधा है। ब्रोमीलायड जो है एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है। मतलब अपनी पत्तियों में जल को रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये है हमारा यहाँ के वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं इनके पास तो प्रॉपर खेत होता नहीं है या फिर कोई ज़मीन होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, वन के कुछ वृक्षों को काट देते हैं, फिर अपने भोजन के लिए ऐसा बना लेते हैं खेत जैसा, फिर उसमें फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं। यहाँ के जो पुरुष हैं वो मतलब शिकार करते हैं और नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि महिलाएँ जो होती हैं फसलों का ध्यान रखती हैं।
महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वो मुख्यतः टेपी योका अनानास एवं शकरकंद उगाती है। मतलब यहाँ का जो मुख्यतः फसल है वो याद रखिएगा आप लोग, टेपी योका अनानास एवं शकरकंद है। क्योंकि मछलियाँ शिकार मिलना अनिश्चित होता है, मतलब कि मछलियाँ शिकार जरूरी नहीं है कि हमेशा मिल जाए। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई गई साग सब्जी से अपने परिवार का मतलब भरण पोषण करती हैं। मतलब ये इतनी परिश्रमी है कि जो अगर नहीं मिलता मछलियाँ शिकार जो भी, तो ये जो जिस खेत में अपना साग सब्जी उगाती हैं उससे ये अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती है। ये आप याद रखिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं, मतलब वो जो महिलाएं हैं। इनका मुख्य आहार मेनी योग है। इनका मुख्य आहार जो है वो मेनी योग है, जिसे कशावा भी कहते हैं, जिसको कशावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। आलू के अंदर जो है, मतलब यह आलू की तरह ही जमीन में पैदा होती है। जो मेनियोक है, जैसे हमारे यहाँ आलू जो होता है जमीन के अंदर पैदा होता है, तो इस तरह ये मेनियोक जो भी है वो भी आलू की तरह जमीन में ही पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। मतलब ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। और कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। जैसे कॉफ़ी हो गया और मक्का हो गया, कोको, ये सब नकदी फसल में आते हैं, ये सब भी उगाई जाती हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। मतलब कि जब वर्षा वन जो होता है, लकड़ी जो होता है घरों के लिए प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। मतलब कुछ लोगों का घर ऐसा होता है जैसे मधुमक्खी अपना आकार मतलब छत्ता जैसा बनाती है, इस तरह से, उस तरह से वो लोग अपना घर बनाते हैं। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली, मलोका जैसे मतलब कि जैसे कोई अपार्टमेंट हो गया उसका नाम क्या हो गया, मलोका। जैसे कोई अपार्टमेंट होता है उसका नाम रहता है ना, तो इस तरह इनका भी है। तो इसमें रहते हैं जिसकी छत जो है तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों जो है का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। मतलब उनका जीवन जो है बदल रहा है, पहले से डेवलप हो रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। मतलब कि जब पुराना टाइम था तो सिर्फ वन के अंदर जाने के लिए तो सिर्फ नदी का यूज़ करते थे, तभी जाते थे। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। मतलब कि जब ये ट्रांस अमेजन महामार्ग बन गया तो ये लोग आराम से हर जगह पे पहुंचने लगे। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। अब तो ऐसा हो गया, इतना डेवलप हो गया है कि हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज़ होने लगा है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकाल कर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपनी पौराणिक तरीकों से खेती कर रहे हैं। मतलब कि इस प्रक्रिया की वजह से ये लोग वहाँ से बाहर निकल गए हैं और अलग जगह पे रहने लगे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जो विकास की गतिविधियों का कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल अमेजन बेसिन का वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और संघनन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। अब देखो वन जो है वो बंजर भूमि में बदल जाता है, और अगर आप ज़्यादा पेड़ और कोई भी प्रकृति की चीज़ से छेड़छाड़ करोगे तो वो तो खराब होता जाएगा फिर, लेकिन वो हमें मतलब कि कहीं ना कहीं उसको भरना पड़ता है। अब हम देखते हैं गंगापुत्र ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी, आपको याद है इसकी लंबाई जो है 25 आप लोग याद रखिएगा, 25 है। मतलब 5 का 2 बार स्क्वायर याद रखिएगा, इतनी लंबी किलोमीटर है। या फिर 5 का 2 बार स्क्वायर है, फिर 25 याद रखिएगा, इससे आसानी से आपको याद रहेगा। और गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है, ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये जब वहाँ पे उसके मुहाने पे जो है सबसे दुनिया के सबसे मतलब बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो अब देखते हैं इसके बारे में। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जो है मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में, याद रखिएगा, यह बेसिन जो उपोष्ण में उत्तर में 10 डिग्री और जो है उत्तर से 10 डिग्री से 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। याद रखिए 10 से लेकर 30 डिग्री उत्तर में ये स्थित है, मतलब कि उसके मध्य अक्षांश में स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। याद रखिएगा घाघरा, सोन, चंबल, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसके वजह से बिहार में मतलब कि जब अपना मार्ग बदलने लगती हैं और मुड़ जाती हैं तो बिहार में बाढ़ आ जाता है। तो और ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं।
और नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अप्रवाहित होती हैं, मतलब कि इसमें ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदियाँ और गंगा की भी सहायक नदियाँ मिलती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढने के लिए आपको कह रहा है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा जो होती है उसका निर्माण करती है। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं, अभी मैंने आपको बताया सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में जो है अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जो जलवायु है मुख्यतः मानसूनी है, जो यहाँ की जलवायु है मुख्यतः मानसूनी है, मतलब मानसून पर निर्भर करती है, इस तरह हम बोल सकते हैं। मानसून मध्य में जून से मध्य सितंबर के बीच होती है। मानसून हमारा देखो मतलब मिड जो जून होता है, बीच का जून होता है और बीच का सितंबर के बीच होता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं ऋतु में ठंडी होती है। जब ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें गर्मी होती है और शीत ऋतु में ठंडी होने लगती है। उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है, मतलब कि ये आपको बताना है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, मतलब बेसिन क्षेत्र जो है वहाँ पे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, मतलब जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण जो होती है उसकी प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र से कम लोग रहते हैं। क्षेत्र मतलब जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन होता है वहाँ पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, मानव प्रवास के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? मैदानी क्षेत्र। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र रहेगा तो आराम से वो रह लेंगे और यहाँ अपना खेती वगैरह कर लेंगे, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन जहाँ पहाड़ वगैरह लोग रहते हैं लेकिन उस तरह सर्वाइव नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ की जो मिट्टी है उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, मतलब और जहाँ पे ये सब समतल भूमि है वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय वो कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसलें हैं, धान जो है यहाँ की मुख्य फसलें हैं, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। जब देखो धान की खेती के लिए हमें सबसे ज़्यादा मतलब कि पानी चाहिए होता है, उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, और धान वहीं उगाया जाता है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें जैसे और जो अन्य फसलें उगाई जाती है, गेहूँ उगाया जाता है, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं, मैदान के कुछ जो क्षेत्र होते हैं केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं, पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन किया जाता है, और बिहार की सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाएं में फसलें उगाई जाती हैं, मतलब जो मंद ढलान वाले पर्वत होते हैं और पहाड़ी की वेदिकाओं पर फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति भी विभिन्नता पाई जाती है, मतलब कि विभिन्न आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवन, शाखू एवं पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है, डेल्टा क्षेत्र जो है वो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु तीव्र एवं ढाल वाले चीड़, देवदार जैसे शंकुधार पेड़ पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में क्या पाए जाते हैं आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भाग में चीड़ के पेड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं। ये हम थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, मतलब कि जैसे एक वर्ग हो गया, इस जनसंख्या घनत्व ये वर्ग हो गया और यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं उसको जनसंख्या घनत्व। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189, मतलब उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है और बिहार का 1102 है, मतलब इस तरह से। और बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है पूरे भारत में। और ये देखिए धान की खेती, क्योंकि धान की खेती पानी चाहिए, पानी की वजह से होती है, और ये असम में चाय का बागान है।
बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। बेसिन में जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव हैं, मतलब कि ये सारे पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा, आपको पता है जो गेंडा है एक सींग वाला, वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम में। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। मतलब डेल्टा क्षेत्र जो होता है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और मगरमच्छ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मतलब रोहू हो गई, कतला हो गई, हिल्सा हो गई, मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। देखो ये लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? मछली, चावल। और बंगाल वगैरह में तो मछली को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, शादी वगैरह में भी दिया जाता है, जैसे पूजा वगैरह में भी रखा जाता है इस तरह से। और उन लोगों का मुख्य भोजन भी वही है। अभी वेदिका देखते हैं हम लोग। वेदिका कृषि, देखो पहाड़ों पे वेदिका कृषि इस तरह से होती हैं। ये सारी वेदिका कृषि है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। अंधी डॉल्फिन, इसको देखते हैं ये वाला। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू, मतलब इसको स्थानीय भाषा में सूसू कहा जाता है अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। मतलब ये अंधी डॉल्फिन जो है हमारी, उसके उपस्थिति में। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित और औद्योगिक एवं गहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा जो रसायन का यूज़ हो रहा है औद्योगिक में और पानी में इतना ज़्यादा, मतलब गंगा जी या फिर कोई भी नदी में गंदगी फैल रहा है तो इन प्रजातियों को नष्ट कर रहा है। और डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाई जाती हैं। डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती हैं और भारत की, मतलब कि ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। और 5 अक्टूबर को हर साल डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ये साफ झील देखते हैं। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह यह प्रसन्न व्यक्ति, मतलब कोई विनोद नाम का लड़का है, वो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। वो आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है, मतलब कि खुश व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, मतलब कि मछली जो होती है, मछली को पालने के लिए देखो तालाब की ज़रूरत होती है ना, तो उसके जो फ्रेंड्स हैं, मतलब कोई भी फ्रेंड जैसे आपके हैं, उनके साथ मिलकर मौन या चाप झील को साफ किया। मतलब चाप झील जो है उसको साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जिसको वैलिनेरिया कहते हैं या फिर हाइड्रिया, वैलिनेरिया और हाइड्रिया मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। इस जमीन पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसल बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। मतलब खेत की जुताई के लिए भैंस का प्रयोग करता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं, मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ, मतलब कि मछलियाँ इनका जो है आराम से ये उसको बेचते हैं, खाते हैं। वो देखिए साफ झील था, लेकिन ये प्रदूषित इतना ज़्यादा गंदा है। पास के शहरों में भी बेचती है। समुदाय प्रकृति के समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन का कोई खतरा। अब प्रदूषण पहुंचेगा तो जो मछलियां हैं वो तो खा खा के मर जाएंगी ना, तो इस तरह से वो लोग का जीवन खराब होता जाता है। तो आपको साफ झील और प्रदूषित झील में समझ में आ गया होगा। अब हम इसको देखते हैं। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत का शुभारंभ किया था। और ये 2 अक्टूबर को इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी का उस दिन जन्मदिन है। और गांधी जी ने मतलब सपना देखा था कि स्वच्छ भारत हो, मतलब कि हमारा भारत बहुत ज़्यादा स्वच्छ हो। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। मतलब देखो गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, इनके किनारों पे बहुत सारे मतलब कि जो शहर है वो स्थित है। इलाहाबाद, कानपुर, गंगा के किनारे देखो इलाहाबाद स्थित है। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख अधिक आबादी वाले शहर नदी के तट पर स्थित हैं। और इन शहरों या यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाता है। देखो कानपुर में इतना ज़्यादा चमड़े का उद्योग है कि नदी में इतना ज़्यादा गंदा चीज़ जाता है कि वो अपने आप नदी को दूषित करता जा रहा है कानपुर। और बहुत सारे जो वाराणसी हो गए हर जगह पे उसके मतलब नदी में प्रदूषित चीज़ें जा जा के नदी को एकदम ख़राब कर दे रही है, उद्योगों का जो चीज़ होता है। ये चित्र में गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर है।
बेसिन में यातायात सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग मतलब विकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। मतलब कि मैदानी के इलाके जो लोग हैं वो लोग सड़क के जाते हैं, सड़क से जाते हैं, रेल मार्ग से जाते हैं एक स्थान से दूसरे। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यात्रा का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। याद रखिएगा, कोलकाता जो है हुगली नदी पे स्थित है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित है। मतलब मैदानी क्षेत्र में भी कई बड़े हवाई पतन स्थित हैं। याद रहे ये पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम है। याद रखिएगा, गंगा यमुना नदी का संगम जो है इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे है। यहाँ पे गंगा यमुना और यहाँ पे सरस्वती भी मिलती है, तभी यहाँ पे संगम होता है। उत्तर प्रदेश बिहार में बौद्ध स्तूप, मतलब कि बिहार में जो बौद्ध स्तूप है, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा। अब मैंने बताया असम का काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। एवं असम का मानस एवं वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। मतलब यहाँ लोग घूमने आते हैं इस तरफ से। इसको याद देखिएगा। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। नमामि गंगे मतलब गंगा नदी को साफ करना है इस तरह से। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम अगला चैप्टर हमारा 7th करेंगे, फिर 8th, उसके बाद ख़त्म। फिर हम एक मैराथन क्लास फिर 7th की करेंगे, फिर हम 8th की करेंगे। लेकिन वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। गलती से कट गया, वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, कमेंट भी ज़रूर से करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।